अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नोआ की पॉडकास्ट सीरीज़ में अहमद राना आपके साथ हाज़िर हूँ। हमारी ये आज एपिसोड नंबर 5 है और इससे पहले जो एपिसोड थी वो एपिसोड 4 थी। इस दोनों के दरमियान वक्फ़ा कुछ ज़्यादा रहा और उसकी वजह जो है वो रमज़ानुल मुबारक है। आप लोग भी रोज़े रख रहे होंगे, आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं और हमारे लिए भी बहुत सी दुआएं कीजिएगा। इस एपिसोड के अंदर जो डेवलपमेंट्स रहीं एपिसोड 4 के बाद से अब तक, बहुत की डेवलपमेंट्स थी जिनका पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ करंट अफेयर्स सेंट्रिक जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करनी है, जिसका ताल्लुक़ आपके सिलेबस और आपके इंट्रो और चीज़ों के साथ है। इसमें जो की डेवलपमेंट्स नहीं, उसमें एक तो इकॉनमी है जो भी आपसे शेयर की जाएगी कि इकॉनमी के अंदर क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस है और उसमें जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, नया शिफ्ट है, वो आपसे शेयर करता हूँ। पाक यूएस रिलेशंस में क्या चल रहा है, उसमें कुछ नई चीज़ें हुई हैं, अपडेट आपको पता होना चाहिए। पाक इंडिया रिलेशंस के समत जा रहे हैं, इसमें क्या डायरेक्शंस होंगी, क्या एनालिसिस हैं, आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जी इकॉनमी के ऊपर कि इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त क्या चल रहा है। तो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, जैसे तमाम दुनिया में एक ग्लोबल रिसेशन है इकॉनमी का, पाकिस्तान भी उसी रिसेशन का हिस्सा है। जो इन्फ्लेशन के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बढ़ती कीमतें जो हैं, इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंक्रीज़ हो रही हैं, उसका बहुत प्रेशर है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर एज़ वेल एज़ पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर। इस टाइम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो 35.7% जो है, जो कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहलाती है, काउंट की गई है। और डबल डिजिट इन्फ्लेशन जब भी किसी मुल्क में 10% से ऊपर इन्फ्लेशन चली जाए या 10% इन्फ्लेशन हो जाए तो उसको डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहा जाता है या हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। दिस इज़ वर्स्ट सिनेरियो कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 10 से कहीं ऊपर जा चुकी है और इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस हाइपर इन्फ्लेशन का ना सिर्फ पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पाकिस्तान की बाकी इंडस्ट्री पर इसका असर हो रहा है, बल्कि इसका असर जो है वो एक आम आदमी पर भी हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक वजह है, डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी एक वजह है, लेकिन जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो इसकी बहुत बड़ी वजह हैं। और अगर ग्लोबली बात की जाए तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क इस वक्त ग्लोबल इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं और इसको दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन कहा जा रहा है। कोविड-19 के बाद, यूक्रेन वॉर क्राइसिस के बाद बहुत सारी चीज़ें दुनिया में तब्दील हुई और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं जिनकी इकॉनमीज़ कोविड के बाद रिवाइव हो रही थी, उनके ऊपर आने वाले इस रिसेशन ने बहुत ख़तरनाक असरात मुरतब किए हैं। अब इसमें जो बात आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि ग्लोबली पाकिस्तान की अगर इन्फ्लेशन 35% है तो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे ममालिक के अंदर भी, जिनकी हम एग्जांपल्स देते हैं, वहाँ पर भी इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुकी है और लोग अपनी जो ख़रीदो फ़रोख्त है और फूड आइटम्स और फूड से इनसिक्योरिटी का जो शिकार हैं वहाँ पर लोग नज़र आते हैं। इसके साथ अगर मैं आपसे शेयर करूँ कि क्यूबा जो है उसकी इन्फ्लेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, 42%। जो टर्की है, हम तुर्किया की एग्जांपल्स बहुत सारी देते हैं, 55% जो इन्फ्लेशन है वो तुर्किया के अंदर रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक और मुल्क है अर्जेंटाइन, जिसके अंदर इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस है और पाकिस्तान की तरह खुदा न खास्ता दिवालिया होने के जो बातें थी वो अर्जेंटाइन के बारे में भी कही जा रही थी। अर्जेंटाइन का जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ 98%। तो पाकिस्तान बहरहाल इसमें अकेला मुल्क नहीं है जो इस इन्फ्लेशन को फेस कर रहा हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके साथ 2-3 और स्टैट्स रखना चाहता हूँ इन सारे मुल्कों के साथ जिनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दूसरे जो ममालिक हैं, जैसे चाइना जो है उसकी 2.1% इन्फ्लेशन है, बहुत कम, जिसको डिफ्लेशन कहा जाता है अगर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस किया जाए। स्विट्ज़रलैंड 3.4% और सऊदी अरेबिया 3.4%। तो ये वो ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत कम आया है, लेकिन जिनके ऊपर ज़्यादा है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का असर है, उसके बिल्कुल साथ साथ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है, जो स्टेट बैंक है, वो जो शरह सूद के अंदर इजाफा करता है वो भी हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड 1992 के बाद इस वक्त रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुई है और इस रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के बाद स्टेट बैंक ने जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज़ कर दिया है और वो 21% पर आ गया है। ये इंतहाई ज़्यादा है। कोविड-19 के अंदर 7.6% पर हमारा ये इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। इससे बढ़ते 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 जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती रही, कभी 2%, कभी 3%, तो इस वक्त ये 21% है। और आज से कुछ ही अरसे पहले
पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 20% था, तो अब ये मंथ के साथ बढ़ रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी या जो पॉलिसी रेट होता है स्टेट बैंक का, वो एक साल में 4 दफ़ा रिव्यू किया जाता है। लेकिन इस वक्त महंगाई की सूरत हाल की वजह से अब ऐसा लगता है कि हर वीक जो इसको रिव्यू किया जा रहा है। तो फ्लक्चुएशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, मार्केट के अंदर, जो कि पाकिस्तान पर इम्पैक्ट कर रही है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के हवाले से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इकॉनमी के हवाले से, वो है पाकिस्तान की GDP का ग्रोथ रेट। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट 6% से इस वक्त 1% के नज़दीक आ चुकी है, जो कि इंतहाई कम है। और कोविड-19 के अंदर आपको याद होगा कि हम -3.03 -0.3 पर हम जा चुके थे ग्रोथ रेट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान ने रिवाइव किया, 6% पर स्टैंड किया। लेकिन उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है, इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंसेस हैं, इनके फैक्टर्स भी आपसे शेयर करता हूँ, उस वजह से इस वक्त वर्ल्ड बैंक WB ये कहता है कि पाकिस्तान की जो इस साल की फिस्कल ईयर की ग्रोथ रेट रहेगा GDP का, वो 0.4% रहेगा। अच्छा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है पाकिस्तान की GDP, दैट इज़ 0.6%, दैट इज़ वेरी लो। और इन दोनों को अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान की जो GDP इस साल रहने वाली है वो 1% से कम रहेगी। तो ये स्टैट्स आपके सामने होने चाहिए। चौथी जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इकॉनमी के अंदर हुई है, दैट इज़ IMF का जो डील पैकेज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, उसके अंदर जो डिले हो रहा है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें। 9 फ़ेब को आपको पता है कि रिव्यू कमेटी जो थी, एक रिव्यू जो पाकिस्तान और IMF का था, वो कंप्लीट हुआ था। और इस रिव्यू के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि अब IMF पाकिस्तान को पैसे रिलीज़ कर देगा। लेकिन फ़ेब के बाद मार्च आया, मार्च के बाद अप्रैल, और अब मिड ऑफ अप्रैल के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान को IMF की ट्रांच जारी नहीं की गई। उसकी वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से, बहुत सारी इंपोर्ट के बिल की अदायगी के हवाले से IMF ने पाकिस्तान को एक टास्क दिया और ये कहा कि आप अपने जो ट्रेड डेफिसिट है इसको फाइनेंस करवाएं चाइना से, UAE से और सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान इस सारे टेन्योर में ये कोशिश करता रहा और अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये गारंटी मिल गई कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कि वो पाकिस्तान में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में पैसे इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तान को इस टर्माइल से निकालेगा। इस कंडीशन को पूरा करने के बाद अब IMF पाकिस्तान के NAB का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों को उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि इनके अंदर अमेंडमेंट्स करें और इस NAB बिल को दोबारा से तब्दील करें। तो देखें, पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी, पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के डिसीजंस, पाकिस्तान के जो बाकी गवर्नेंस मेथड्स हैं, उनके अंदर IMF की कंडीशंस भी पाकिस्तान को इस वक्त इकॉनमी के हवाले से डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इकॉनमी की जो डेवलपमेंट थी पिछले पूरे वीक में क्या रही, पाकिस्तान इस वक्त किस चीज़ों से गुजर रहा है, आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। इन सारी चीज़ों की वजूहात जो हैं वो 3 मेजर वजूहात हैं जो बताई जाती हैं। नंबर 1, एक तो पाकिस्तान के ऊपर IMF के प्लान की जो कंडीशन है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की बढ़ती इन्फ्लेशन, इसी का ही असर है और ये भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बैड फैक्टर है। और तीसरी चीज़, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो प्रेशर है, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स बहुत डाउन हो रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा जो डी वैल्यू हो रहा है, डॉलर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी के इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, जिसमें से पाकिस्तान को निकालने के लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं। एक और छोटी सी डेवलपमेंट इकॉनमी के हवाले से याद रखिएगा, अगले पॉडकास्ट में ज़ाहिर है इसमें डेवलपमेंट्स में कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी, आपसे शेयर करूंगा कि इसहाक डार ने रिसेंटली विजिट करना था यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ पर IMF के साथ एक प्रोग्राम था जिस पर उनकी मीटिंग ड्यू थी, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, जिसका मकसद है कि शायद अभी तक ताने बाने जो हैं IMF के और गवर्नमेंट के वो कुछ बेहतरी की तरफ नहीं हैं, जबकि इतनी गारंटीज़, इतनी चीज़ें पाकिस्तान ने IMF को दी हैं जो कि अभी तक उस प्लान को रिवाइव नहीं की जा रही। और ये प्लान पाकिस्तान को रिवाइव नहीं होता तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुश्किल में फंस सकता है। इस सारी बात का लिंक कि IMF पाकिस्तान के पैसे क्यों डिले कर रहा है, इसका लिंक पाक US रिलेशंस के साथ भी डेवलप होता है। तो हम अब अपनी अगली डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं पाक US रिलेशंस के ऊपर। पाक US रिलेशंस, जैसे मैंने कहा कि IMF सेंट्रिक इस तरह से भी हैं कि पाकिस्तान IMF के ऊपर US का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और IMF के ऊपर US का बहुत ज़्यादा हमेशा से रोल रहता है। पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त IMF के शिकंजे में है और उस शिकंजे में होने की वजह से पाकिस्तान ने IMF से पैसे लेने, तो पाकिस्तान को ज़ाहिर US की कदर भी इस वक्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है और पाक US रिलेशंस को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। यहाँ जो डेवलपमेंट हुई है वो है US लेड एक डेमोक्रेसी समिट हुआ है 29 मार्च से लेकर 30 मार्च, 3 रोज़ा ये समिट था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 120 नेशंस को के जो ग्लोबल लीडर्स थे उनको इनवाइट किया था। आपको याद होगा कि इससे पहले जो 2021 में
डेमोक्रेसी समिट हुआ था यूएस में, उसमें भी पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी। और पाकिस्तान ने वो शिरकत इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई भी फॉर्मल डायलॉग नहीं हुआ था और एक कॉल का इंतज़ार था या एक कम्युनिकेशन का इंतज़ार था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये लगा कि शायद अभी इस स्टेज पर डेमोक्रेसी समिट को ज्वाइन करना, जबकि बाइडन और इमरान खान के दरमियान कोई मुलाकात या कोई बाज़ाब्ता डिस्कशन नहीं हुई है, तो शायद पाकिस्तान ने इसका बायकॉट किया। उसकी एक वजह उस वक्त चाइना का भी उस डेमोक्रेसी समिट में ना बुलाना था। इस साल जो डेमोक्रेसी समिट हुआ है इसमें कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये कि इस समिट में जहाँ 120 नेशंस को इनवाइट किया गया था, वहाँ पर चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था, वहाँ पर टर्किया को इनवाइट नहीं किया गया था, और इन दोनों के साथ साथ ताइवान जो कि चाइना के साथ एक रेवलरी में है, ताइवान को इस समिट में इनवाइट किया गया था। तो इस जो यूएस डेमोक्रेसी समिट को, यूएस लेड डेमोक्रेसी समिट को पाकिस्तान ने शायद एक और नज़र से भी देखा, और उसकी वजह जो है वो चाइना के साथ पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप है कि जहां हमें ज़रूरत होती है चाइना हमें साथ देता है, और जहां चाइना को दुनिया आइसोलेट कर रही होती है तो अगर पाकिस्तान के हाथ में कुछ होता है तो पाकिस्तान वहाँ पे उसका साथ देता है। तो इस समिट में ना जाना पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के ऊपर कुछ क्वेश्चंस या पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को रिवाइवल के अंदर क्या हर्डल के तौर पे देखा जाएगा, इसको इस नज़र से भी देखना है। लेकिन क्योंकि ये साल की डेवलपमेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक एनालिसिस के तौर पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान ने अपनी 50th एनिवर्सरी मनाई है 1973 के आइन की, और 23 मार्च को हम इस एनिवर्सरी को मनाया, जिसका मतलब है कि वी आर कमिटेड टू डेमोक्रेटिक नेशन एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। सो इस डेमोक्रेटिक नेशन होते हुए एक डेमोक्रेटिक समिट के अंदर ना जाना इस चीज़ की अलामत नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है या किसी डेमोक्रेटिक समिट का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन यूएस ने पाकिस्तान की इस शमूलियत को इस शमूलियत को ना होने को यूं कंसीडर किया है कि शायद हम इस वक्त चाइना के कैंप के अंदर ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि शायद हम एंटी यूएस या यूएस के प्रेशर से भी निकलना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये वो वक्त है जिस वक्त पाकिस्तान को IMF से अपने प्लान को अप्रूव करवाना है, यूएस के साथ रिलेशंस को बेहतर करना है। उनके किसी इन्विटेशन के ऊपर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता 28 मार्च को 29 को ये समिट शुरू होना था, एक दिन पहले पाकिस्तान ने इससे एक्सक्यूज़ किया, और एक्सक्यूज़ करते वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा करने की बातें अच्छी करके इससे हम निकल गए। लेकिन इसके असरात जो हैं वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं शायद दूरस हो सकते हैं, और इन असरात में ये बात भी हो सकती है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, जहाँ पे एक मौका मिला था पाकिस्तान को यूएस के साथ रिलेशन बेहतर करने का, उस चांस को पाकिस्तान ने शायद यहाँ पर मिस किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न ब्लॉक और चाइना ब्लॉक के अंदर रहना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक और जियो स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स हैं, इकॉनमी के जो प्रेशर्स हैं, उसके अंदर चाइना ही वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए खासा सपोर्टेज है। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो टर्किया को इस समिट में ना बुलाना, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था फॉर द पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इस वक्त बज़ाहिर लगता है कि अपनी जो इस्लामिक डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान अपनी रीजनल डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान अपने ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर अपने आप को कैंप कर रहा है। तो जहाँ पर हमेशा से हमने कैंप की कॉस्ट पे की है, इस वक्त लगता है कि दोबारा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक एग्रेसिव वे से इस सारे मूव को खेला है। तो पाक यूएस रिलेशन के हवाले से कुछ ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये चल रहा है, हमें अपनी डेवलपमेंट्स को साथ साथ नोट करना होता है, उनके साथ जुड़ी चीज़ों को नोट करना होता है, तो ये आपके सामने रखा। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो मिडल ईस्ट के हवाले से है। सऊदी अरेबिया ने ना सिर्फ पूरे वेस्ट ब्लॉक को, यूएस को, यूरोप को हैरान कर दिया है, बल्कि ईरान और सऊदीया ताल्लुकात के बाद 10 मार्च को जब ये ताल्लुकात रिवाइव हुए थे, उसके बाद अब बाकायदा तौर पर दोनों की तरफ से जो मीटिंग्स हैं डिप्लोमेटिक, वो चाइना के अंदर हो चुकी हैं। सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान, उन्होंने मीटिंग की है हुसैन आमिर अब्दुल्ला से, और इस मीटिंग के बाद दोनों के दरमियान ये तय पाया है कि किस तरह से अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को बहाल करना है। सऊदी चाइना के दरमियान जो रुकावटें थीं उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ इम्प्रूव करना है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी जिसके ऊपर इसी मीटिंग में बात हुई है, और वो ये कि रमज़ान के बाद MBS मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग
जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसानी, उनके साथ होने जा रही है। सो इस मीटिंग के से पहले जो सारी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, जिसमें पाकिस्तान का किरदार है, जिसमें चाइना का किरदार है, और इन दो मुल्कों का आपस में जो पैचअप है वो इस पूरे खत्ते को तब्दील करेगा। लेकिन यहाँ पर इस हैपनिंग के बाद जो बाकी चीज़ें हुई वो बहुत एस्टॉनिशिंग और सरप्राइजिंग थी, कि जो यमन है उसके साथ सऊदी अरेबिया का जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी अब वो खुलकर क्लियर हो चुकी है। यमन के जो हौसी बागी हैं और जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है, इनके दरमियान भी पैचअप हो चुका है। ईरान भी अपनी सपोर्ट जो है वहाँ पर हौसी बागियों के हवाले से उसके ऊपर इल्ज़ाम रहा कि ईरान उनको सपोर्ट करता रहा है। तो कहीं ना कहीं इन रिलेशंस के बाद यमन के अंदर सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है, और ओमान जो है, जो कि यमन का हमसाया मुल्क है, वो इसके अंदर अपनी एफर्ट्स कर रहा है ताकि इस खत्ते को स्टेबलाइज़ किया जा सके। तो MBS का जो 2030 का प्लान है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त वाइब्रेंट नज़र आ रहा है, और ये लग रहा है कि 2030 तक वो अपने तमाम गोल्स कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो इस बात को समझ गए हैं कि उनको अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिक सेंट्रिक रखनी होंगी। अगर उन लड़ाइयों में सेक्रेटेरियन क्राइसिस में चले गए तो वो इस मिडल ईस्ट के साथ साथ अपना भी बहुत सा नुकसान करेंगे। अच्छा, इसमें जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कि ऐसा लग रहा है कि US ने वेस्टर्न जो एलाइज़ हैं उनसे जान छुड़वा ली है, और अब उसने अपनी जो रुझान है वो ईस्टर्न एलाइज़ की तरफ, यानी रशिया और चाइना के साथ उसने अटैच कर लिया। तो शायद दुनिया का एक और बड़ा पिलर बन रहा है, और जैसे मल्टीपोलैरिटी की बात की जाती है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है, तो शायद ये बात उस डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता होगा कि सीरिया की जो जंग है उसमें बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ ने, अफ्रीकन इजिप्ट ने उनका बायकॉट किए रखा। UAE के बाद अब इजिप्ट के साथ भी सीरिया के, शाम के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें इस वक्त आपसे शेयर की हैं, ये मिडल ईस्ट की डेवलपिंग सूरत हाल है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर जोन्स थे, जहाँ पर डिस्प्यूट्स थी, जहाँ पर एनिमोसिटीज़ थी, वो अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तब्दील हो रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुला है ये अपने तमाम नेबरहुड को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लास्ट चीज़ जो हमारे इसमें इसका हिस्सा है आज की सीरीज़ का, वो है पाक इंडिया रिलेशंस। पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग होने जा रही है। इस डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग को गोवा इंडिया में होना है, मई 2023 के अंदर ये स्केड्यूल है। इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो होनी है। और इससे पहले आपको याद होगा कि जो एशिया कप पाकिस्तान में होना है, तो पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने इस पर भी एतराज़ उठाया हुआ है। वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है पाकिस्तान ने, उसके ऊपर एतराज़ उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इन्विटेशन के हवाले से इंडिया के अंदर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट डिप्लोमेसी, कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान जो हालात ख़राब हैं, जो मोदी की उस तरफ गवर्नमेंट है, जो इस तरफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, इनके दरमियान इन चीज़ों पर कुछ स्मूथनेस नहीं है, जिसकी वजह से जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये होने वाली मीटिंग है उस पर भी सवालिया निशान उठे हैं कि शायद इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो इसमें शामिल होगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान की शमूलियत के बाद इस पर जो एतराज़ उठाया है वो इंडिया ने उठाया है, और इंडिया ये कहता है, आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 370 और 35A को इंडिया ने रिवोक किया था तो पाकिस्तान ने अपना एक मैप जारी किया था, और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से उस मैप के अंदर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया है। इंडिया ने यह एतराज़ उठाया है कि पाकिस्तान उस मैप के साथ इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान अगर इस डिप्लोमेटिक फोरम के अंदर अपनी शमूलियत करना चाह रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पर एतराज़ उठा रही है पाकिस्तान की मौजूदगी का इस मैप के साथ, तो शायद ये चीज़ मोदी गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पाकिस्तान है उसमें बेहतर नज़र नहीं आती है। इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इंडिया में होने वाले कमिंग इलेक्शन ईयर है, जिसमें मोदी जो है दोबारा से मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगैन कश्मीर के कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, जिसका मकसद सिर्फ उनकी वोट बैंक के साथ है या इंडियन इमोशनल पॉलिटिकल कैंपेन के साथ है। सो हमें बस ये पता होना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, कोई नया अपकमिंग इवेंट होता है या दोनों मुल्कों के ऊपर उसके असरात क्या होते हैं, किस तरफ वो जाएंगे, वो उनके हालात के लिए बेहतर होते हैं या नहीं होते, तो कीप एन आई ऑन द न्यूज़पेपर्स। लेकिन इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप अगर उन चीज़ों को मिस कर दें, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपको पता होनी चाहिए, तो आपके साथ शेयर करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, देखते रहें नोआ पॉडकास्ट सीरीज़ और अपने फीडबैक्स और